इनविंसिबल मूवी 2006 की अमेरिकन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एरिक्सन कोर ने। ये विंस पेपेली की ट्रू स्टोरी है जिसने कि 1976 से 1978 तक फिलाडेल्फिया ईगल्स के लिए खेला था। इस फिल्म के मुख्य किरदार की भूमिका निभाई है मार्क वहलबर्ग एज विंसी पेपल, ग्रेग किनर एज डिक वर्मिल, एलिजाबेथ बैंक्स एज जेनेट कैंट्रेल, माइकल रेस्पोली एज मैक्स कैंट्रेल। चलिए मूवी की कहानी शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली मूवीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहे तो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। समय है 1970s का। साउदर्न फिलाडेल्फिया में बहुत सारी जॉब साइट्स बंद होती जा रही हैं, जिसके विरोध के कारण फिलाडेल्फिया में अराजकता फैलती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनएफएल टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स लगातार हारती जा रही थी। विंस पेपेले 30 साल का है और वो एक स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में काम करता है और पार्ट टाइम बारटेंडर का काम करता है। विंसी एक रात सैंडलॉक में अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। वहाँ उसके फ्रेंड्स एक दूसरे यंग ग्रुप के साथ पिकअप फुटबॉल खेल रहे होते हैं और लगातार हार रहे हैं। वो विंसी को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। विंसी उन लोगों के साथ खेलना शुरू करता है। गेम शुरू होता है और विंसी इतना स्मार्टली गेम खेलता है कि वो और उसके दोस्त गेम जीत जाते हैं। यहीं पर अंदाजा लग जाता है कि विंसी में एक अच्छा प्लेयर होने की सभी क्वालिटीज हैं। विंसी अपने घर आता है और उसकी वाइफ शेरॉन उसे उसके लाइफ में कुछ भी न करने को लेकर ताने देती है। अगले दिन विंसी कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा टीचर्स हैं और वो सभी विंसी से सीनियर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लियोनार्डो टॉस अनाउंस करता है कि डिक वर्मेल ईगल टीम के नए कोच होंगे। डिक वर्मेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ईगल एक बहुत ही अच्छी टीम थी जो कुछ समय से अपना जादू नहीं दिखा पा रही है और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी खोई हुई रेपुटेशन वापस आ जाए। विंसी बार में जाता है। वहाँ ईगल फैंस बैठे हुए बातें कर रहे हैं। विंस अपने दोस्त मैक्स को, जिसके बार में वो काम करता है, ओवरटाइम करने के लिए कहता है। मैक्स बताता है कि उसकी कजन जेनेट स्टार्टअप के लिए आ रही है। वो थर्सडे को काम किया करेगी, बाकी समय विंसी एक्स्ट्रा काम कर सकता है। वहीं टीवी पर डिक वर्मेल का इंटरव्यू चल रहा है। वो अनाउंस करता है कि आने वाले सैटरडे को वेटेरन स्टेडियम में सुबह 9 बजे से ईगल टीम के लिए एक ओपन ट्रायल होगा। विंसी के वहाँ बैठे दोस्त जो कि डाई हार्ड ईगल फैंस हैं, विंसी को इस ट्रायल में जाने के लिए फोर्स करते हैं। उन सब का मानना है कि विंसी की रफ्तार बहुत ही तेज है। पहले तो विंसी को लगता है सब उसे मजाक में ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, फिर उन्हें सीरियस देखकर वो भी सोच में पड़ जाता है। विंसी घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शेरॉन एक नोट छोड़कर चली गई है। उसे विंसी से डाइवोर्स चाहिए क्योंकि विंसी उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। उसने नोट में भी लिखा है कि विंसी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। विंसी गुस्से में शेरॉन की बची हुई चीज भी तोड़ देता है। विंसी बार में जाता है तो मैक्स उसका इंट्रोडक्शन अपनी कजन जेनेट से करवाता है। जेनेट न्यूयॉर्क जायंट टीम की बहुत बड़ी फैन है। बातों बातों में जेनेट कहती है कि 3 साल पहले न्यूयॉर्क जायंट ने ईगल्स को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। ईगल टीम लूजर थी और लूजर है और लूजर ही रहेगी। विंसी का दोस्त टॉमी उसे वेटेरन स्टेडियम के ट्रायल में जाने के लिए फिर से कहता है। विंसी सोच में पड़ जाता है। विंसी अपने फादर फ्रैंक पेपेले के पास जाता है। फ्रैंक ने मैक्स से सुन रखा है कि विंसी स्टेडियम में होने वाले ट्रायल्स में जा रहा है। वो विंसी से उस बारे में बात करता है और उसे उस ट्रायल में जाने के लिए मोटिवेट करता है। फ्रैंक का कहना है कि सिर्फ एक आदमी ही एक समय में बहुत सारे फेलियर झेल सकता है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि विंसी की नौकरी चली गई है, उसकी वाइफ उसका साथ छोड़ गई है और उसके पास पैसे की भी कमी है। तो इतना बुरा होने के बाद और उसके साथ क्या बुरा हो सकता है। विंसी ये सुनकर ट्रायल्स में जाने का मन बना लेता है। सैटरडे ट्रायल का दिन आ गया है। वेटेरन स्टेडियम में ट्रायल के लिए आए लोगों की भीड़ है। हर तरह के, हर उम्र के लोग आए हुए हैं। कोई अपने को कॉलेज बॉल प्लेयर बताता है तो कोई कुछ और। ट्रायल में रनिंग के साथ और भी कई एक्सरसाइजेस हो रही हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ थक कर बैठ जाते हैं। वहाँ सभी का हाल बहुत ही बुरा है। लियोनार्ड टॉस डिक की मुलाकात टीम के पुराने प्लेयर से करवाता है। विंस का दौड़ने का नंबर आता है। वो सभी से बहुत ज्यादा फास्ट है। उसका फिटनेस लेवल भी काफी हाई है। ट्रायल सेशंस खत्म होते हैं। सभी को ये कहकर वहाँ से वापस भेज दिया जाता है कि अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्टेडियम के बाहर विंसी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ डिक आ जाता है और विंसी से बात करने लग जाता है। डिक विंसी से पूछता है कि उसने कॉलेज बॉल कहाँ से किया है। जवाब में विंसी कहता है कहीं से भी नहीं। डिक विंसी से उसकी उम्र पूछता है। रात को बार में सभी बैठे हुए हैं और टीवी पर न्यूज देख रहे हैं जिसमें आज के ट्रायल के बारे में बताया जा रहा है। अनाउंसर कहता है कि ईगल टीम कोच ने इतने लोगों में से सिर्फ एक को ही इन्विटेशन दिया है, वो है विंस पेपल। उसका नाम सुनकर विंस के सभी दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। जेनेट और टॉमी
टॉमी में बहस होने लगती है क्योंकि जेनेट जायंट टीम को सपोर्ट करती है। वो लाइन से जायंट की जीत को गिनाती है। तब विंसी भी बताता है कि ईगल 60s में बहुत ही कमाल की टीम थी। विंसी घर जाने के लिए बार से निकलता है। तब मैक्स उसे कैंप में खर्चे के लिए कुछ पैसे देता है। उसी वक्त टीवी रिपोर्टर वहाँ विंसी के इंटरव्यू के लिए आ जाता है। विंस घर जाता है, उसे बेचैनी हो रही है। वो दौड़ने चला जाता है, दौड़कर घर वापस आता है, फिर वापस दौड़ने चला जाता है। विंसी को अगले 2 दिन कैंप में सिलेक्शन के लिए जाना है, इसीलिए लगता है वो बेचैन है। विडनेर कॉलेज में ईगल्स ट्रेनिंग कैंप का पहला दिन है। विंस अपना सामान रखता है। उसे 83 नंबर की शर्ट मिली है। वो शेरॉन का लिखा हुआ नोट भी अपने साथ लाया है, उसे वहीं रख देता है। सभी प्लेयर्स तैयार हैं। ग्राउंड में डिक आता है और टीम को मोटिवेट करने के लिए बोलता है अपनी क्षमताओं को कम करना ही फेल होना होता है और हमें अब अपने आप को कामयाबी के रास्ते की ओर जाने देना है, रुकना नहीं है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत और कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक्सरसाइज सेशन शुरू होते हैं। विंसी बहुत ही मेहनत कर रहा है। जब वो लोग चेंजिंग रूम में आते हैं तो पुराने प्लेयर्स विंसी की एज को देखते हुए कहते हैं कि दूसरे प्लेयर्स के लिए जगह छोड़ दो, ज्यादा अच्छा मत खेलो। विंसी रूम में आता है। वहाँ उसे जेनेट का भेजा हुआ एक पैकेट मिलता है जिसमें उसने जायंट टीम की टी शर्ट भेजी है। विंसी जेनेट को कॉल करता है और हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये टी शर्ट इसीलिए भेजी है ना, जिससे मैं याद रखूं कि मुझे एक दिन इन्हें हराना है। चेंजिंग रूम में प्लेयर्स शेरॉन का लिखे हुए नोट को पढ़ लेते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं। अगले दिन सुबह प्रैक्टिस सेशन शुरू होते हैं जिसमें एक प्लेयर विंसी से बहुत बुरी तरह से भिड़ जाता है। वो चिढ़कर कहता है उसने सही लिखा था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसका इशारा शेरॉन के नोट की तरफ है। विंसी इससे चिढ़ जाता है और दोनों फिर से आपस में भिड़ जाते हैं। कोच दोनों को अलग करवाते हैं। कई प्लेयर्स विंसी को उसकी एज के कारण टीम में देखना नहीं पसंद करते। विंसी जेनेट के साथ है। वो उसे बताता है कि उसकी मम्मी एक एथलीट थी, उन्हीं ने विंसी को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया था। दोनों जायंट टीम और ईगल टीम के बारे में बातें करते हैं। विंसी के दोस्त टीवी पर स्पोर्ट्स न्यूज में सुनते हैं कि विंसी ने पहले कट ऑफ के बाद भी टीम में अपनी जगह बना रखी है। प्रैक्टिस सेशन शुरू होते हैं। कोच असिस्टेंट फिर प्लेयर्स को मोटिवेट करता है। वो कहता है कि चुस्ती और फुर्ती के साथ आपके अंदर जीतने की इच्छा शक्ति और विश्वास होना चाहिए। विंसी बहुत ही फुर्ती से खेल रहा है। उसे कई बार गिरने पर चोट भी लगती है। वो चेंजिंग रूम में है। तभी वो कोच और उसके असिस्टेंट को एक प्लेयर के बारे में बात करते हुए सुनता है कि फ्रैंक के वीक हिस्से पर ही वार किया जाता है। उसे उसके बचाव का तरीका सोचना पड़ेगा। विंसी इसीलिए शायद अपने स्टमक को चारों ओर टाइट पट्टी से बांधता है जिससे उसे वहाँ चोट न लगे। विंस और जेनेट बाहर मिलते हैं। वहाँ एक आदमी विंसी को देखकर पहचान लेता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है, जिसे देखकर जेनेट कहती है लगता है तुम अभी भी टीम का हिस्सा हो। विंस कहता है अभी तो बहुत से कट ऑफ्स बाकी हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। विंस जेनेट को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है लेकिन वो कहती है क्या ये एक डेट है? तो सॉरी, मैं ऐसा सोचने वाली लास्ट पर्सन होंगी। अभी पिछले महीने मैं एक गलत लड़के के साथ थी और उसी से नहीं निकल पाई हूँ। वो बार में जाने के लिए वहाँ से चल देती है। विंसी उसे खड़ा हुआ देखता रह जाता है। प्रैक्टिस सेशंस में विंसी फिर से एक प्लेयर से भिड़ जाता है। विंसी उसे पहले तो हरा देता है, बाद में खुद ही गिर जाता है। 6 प्री सेशन गेम्स हो चुके हैं और सभी गेम्स ईगल द्वारा हारे जा चुके हैं। नेक्स्ट डे टीम का फाइनल कट ऑफ डे है। विंसी को पूरा भरोसा है कि वो अब इस टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। वो मायूस है और अपने फादर से बात करता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैक्स से कुछ पैसे लेकर अपना पुराना वाला घर फिर से किराए पर ले लूं, क्योंकि एक दिन मुझे लौटना होगा। संडे को काउबॉयज के साथ हमारा मैच होने जा रहा है जिसमें एक से बढ़कर एक प्लेयर्स हैं। मेरी टीम को एक फुटबॉल प्लेयर चाहिए, मैं नहीं। विंसी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। वो कहता है मैंने सभी को नाउम्मीद किया है, चाहे वो शेरॉन हो या स्कूल या आप। विंसी के फादर कहते हैं जब मैं तुमसे कहता था कि अपनी उम्मीद ज्यादा मत रखो, तब मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। टीम में एक ही प्लेयर की जगह है। सभी मीटिंग में सोच रहे हैं कि विंसी को रखें या सैमसन को। ज्यादातर वोट सैमसन के फेवर में आते हैं। डिक कंफ्यूज हो जाता है। तब असिस्टेंट कोच उससे कहता है कि इस साल सभी तुमसे और टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। विंसी को टीम प्लेयर्स ज्यादा पसंद नहीं करते, तो इस बार सैमसन को लेना ही ठीक रहेगा। डिक अपने घर में भी सोच में बैठा हुआ है। तभी उसकी वाइफ उससे पूछती है कि बात क्या है। डिक बताता है कि सभी ने विंसी को टीम से निकालने का निर्णय लिया है, अब डिसाइड मुझे करना है। तब उसकी वाइफ कहती है तुम कब से सबके बोलने से सोचने लगे? तुम तो हमेशा वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है या तुम्हारी टीम के लिए ठीक होता है। अगले दिन डिक विंसी को कैबिन में बुलाता है। सभी प्लेयर्स खुश है कि अब विंसी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। विंसी भी जानता है कि आज आखिरी कट ऑफ है और उसी का नंबर है। डिक विंसी से बात करता है और उसकी फाइल ड्रॉयर में रख देता है। वो विंसी को कहता है कि वेलकम टू ईगल। विंस बहुत खुश है। उसका नंबर है 83। विंस बार में
आता है और अपने सभी दोस्तों के साथ अपनी खुशी शेयर करता है। वहाँ उसके फादर और जेनेट भी हैं जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। 12 सितंबर 1976 ईगल का काउबॉय के साथ मैच है। चेंजिंग रूम में ईगल प्लेयर विंसी को लगातार घूरता रहे। गेम खेलते हुए ओपनिंग अच्छी होती है। गेम खेलते हुए विंसी को बीड मिलती है, पर वो अचानक ही फ्रीज हो जाता है और गेम ईगल्स हार जाती है। ईगल के प्लेयर विंसी से खुश नहीं है, वो चिल्लाने लगते हैं। कोच सबको नेक्स्ट मैच के पॉइंट्स और स्ट्रेटेजी समझा रहा है, पर विंसी का ध्यान वहाँ नहीं है। वो जेनेट के पास जाता है और उससे कहता है, मैं अपनी फीलिंग्स को जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ तुम्हें बताना चाहता हूँ, और ये फीलिंग वही रहेगी चाहे तुम कितने भी साल की हो जाओ और तुम्हारे कितने भी बच्चे हो जाएं। विंस अपनी गाड़ी में सैंडलॉक आता है जहाँ उसके फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जॉनी उसे देख लेता है और उसे खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन विंसी कहता है, अगले हफ्ते मेरा इंपॉर्टेंट मैच है, मैं नहीं खेल सकता हूँ। जॉनी वापस खेलने के लिए चला जाता है। विंसी गाड़ी में बैठा हुआ सोच रहा है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अचानक ही सभी दोस्त देखते हैं कि विंसी उनके साथ खेलने आ गया है। सभी खुश हो जाते हैं, खासकर जॉनी। विंसी को बारिश में कीचड़ में दोस्तों के साथ खेलकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो लौट रहा होता है, तभी उसे जेनेट मिलती है और विंसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। गेम ओपनर है ईगल वर्सेस जायंट्स के बीच। 19 सितंबर 1976 चेंजिंग रूम में विंस शेरॉन के नोट को पढ़ता है और उसे फाड़कर फेंक देता है। न्यूयॉर्क जायंट जेनेट की फेवरेट टीम है, वो उसी की टी शर्ट पहनकर आई हुई है। सभी ईगल फैंस उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। विंस 15 यार्ड लाइन में ही सबसे पहले किक रिटर्नर को मात दे देता है। अगले किक ऑफ में भी वो बहुत अच्छा खेलता है। गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता है विंसी के लिए टफ होता जाता है, खासकर पंट कवरेज पर, जबकि ब्लॉकर्स उसके सामने आ गए होते हैं। जैसे ही गेम अपने अंतिम चरण में आता है ईगल्स के पास एक क्रिटिकल पंट आ जाता है। विंस उसे उठा लेता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जायंट्स पंटर नहीं मारेंगे, इसीलिए वो ब्लॉक से निकल जाता है और जायंट फ्लेयर के सामने से निकलकर पूरी तेजी से डाउनफील्ड की तरफ भागता है। वो जायंट के किक रिसीवर को जोर से हिट करते हुए बॉल को स्कूप करते हुए गेम विनिंग टचडाउन की ओर दौड़ जाता है। ईगल्स गेम जीत जाती है। विंस अपनी टीम का हीरो बन गया है। इतने सालों बाद ईगल की रेपुटेशन उसे वापस मिल जाती है। अब उसे टीम में एज अ मेंबर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। रिटायरिंग से पहले विंस टीम का कैप्टन बन जाता है। उसकी जेनेट से मैरिज हो जाती है और उनके अभी 2 बच्चे हैं।